अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एजाज महिउद्दीन और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मई 2025 होम साइंस का पेपर है ये। और इस पेपर का कोड है 216। पेपर का कोड है 216 और सब्जेक्ट का नाम है होम साइंस। और ये एसएससी 10th क्लास टॉस एसएससी स्टूडेंट्स का पेपर है। ठीक है, टॉस, ये टॉस के स्टूडेंट्स का एसएससी का पेपर है। और ये पेपर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मतलब प्रीवियस पेपर है अप्रैल में 2025। सब्जेक्ट का नाम होम साइंस है। सेक्शन 1 पढ़ रहे थे अपन। सेक्शन 1 में आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। और अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे 8 2 16, 16 मार्क्स की बिट है सेक्शन 1। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू फूड ग्रुप्स। दो फूड ग्रुप्स के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, राइट एनी टू फूड ग्रुप्स। तो खाने के अंदर जो फूड, जो मतलब टाइप्स रहते, वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है एनर्जी गिविंग फूड्स। ऐसी ग़िज़ा जो आपको एनर्जी दे। ठीक है, एनर्जी देने वाले फूड्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिसको बॉडी बिल्ड करना है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग करना है, जिम जाना है और जिम जा रहे हैं, तो जो भी फूड्स खाते जिम करने के टाइम पे, वो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिसमें बॉडी ग्रो होती। ठीक है, ओके। थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड्स। ये भी एक क्या है, प्रोटेक्टिव फूड्स। जैसे एजिंग है, जैसे कि स्किन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, या चेहरे पे स्पॉट्स आ गए, या बॉडी में कुछ स्किन पे कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं, या कोई ज़ख्म नहीं सूख रहा, तो ये है प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं उनको। ठीक है, ये खाने से जो भी ज़ख्म है या कोई स्किन की प्रॉब्लम है, वो या तो स्किन के प्रॉब्लम में, जैसे कि रिंकल्स आ जाना, चेहरे पे झिल्लियाँ आ जाना, तो ये खाना खाने से, ऐसे वाले फूड्स खाने से ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ फूड्स में एनर्जी गिविंग, अब ये फूड नहीं लिखे तो भी चलता, आप एनर्जी गिविंग, फर्स्ट है एनर्जी गिविंग, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग, तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या है क्वेश्चन। वाई डू यू आयरन यूअर क्लॉथ्स। कपड़ों को इस्त्री क्यों करते। कपड़ों को, जो अपने कपड़े हैं ना, उन कपड़ों को अपन इस्त्री क्यों करते, सवाल ये है। क्यों करते भाई अपन कपड़ों को इस्त्री। तो रिमूव रिंकल्स। रिंकल्स मतलब जो भी कपड़े के ऊपर झिल्लियां आ गए, जो भी कपड़े धोने के बाद निशान आ गए, उनको ठीक करने के लिए रिंकल्स बोलते हैं इनको। तो रिमूव रिंकल्स। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट है टू मेक क्लॉथ्स नीट। ये है। ठीक है, टू मेक क्लॉथ्स नीट, जो भी कपड़े हैं उनको साफ दिखना है अगर कपड़े, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते, आयरन करते। आयरन मतलब इस्त्री करना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है टू लुक स्मार्ट एंड टाइडी। टू लुक स्मार्ट एंड टाइडी मतलब हैंडसम दिखने के लिए, एकदम कपड़े ठीक तरीके से फिट होने के लिए अपन आयरन करते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है पहले देखेंगे। ड्रॉ एनी टू हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स, राइट, इक्विपमेंट्स। अब इसको इक्विपमेंट पढ़ना, क्या पढ़ना, इक्विपमेंट। इक्विप, ई पढ़ के क्विप, ई पढ़ो, फिर क्यू यू आई पी, क्विपमेंट। ठीक है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बोलते हैं इसको। मतलब घर में जो यूज होने वाली चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे ड्राइंग करना है। आप गैस स्टोव ड्रॉ करो, मैंने ड्रॉ करा, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना रहता। एग्जाम में कैसा भी ड्रॉ करो बोल के एक क्वेश्चन आने वाला है। गैस स्टोव को ड्रॉ करना है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, घर में जो फ्रिज रहता ना, उसको ड्रॉ करना है। और तीसरा है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन को ड्रॉ करना है। यहाँ पे टू बोला था,
मैं 3 लिखा नेम्स, आप इन तीनों में से किसी को भी इजी जो रहता वो ड्रॉ कर लेना। इजी क्या रहता है इसमें? रेफ्रिजरेटर रहता और गैस स्टोव रहता। तो इनको ड्रॉ करना है, और अगर आप लिखना चाह रहे हैं इसके बारे में कुछ, या नहीं तो डायग्राम ड्रॉ करके उसके नीचे गैस स्टोव, अगर फ्रिज ड्रॉ करे तो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर बोल के लिखना है। REFRIGERA, ये आर है भाई, राइट, RATOR, रेफ्रिजरेटर। ऑडियंस, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हो सकता है पढ़ने के टाइम में बहुत सारी परेशानियां आ रही होंगी, लेकिन अल्लामा इकबाल का शेर सुनने के बाद शायद आपका मोटिवेशन दुगना तिगना हो जाए और अच्छी तरीके से आप पढ़ सकें। अल्लामा इकबाल का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में, और आपकी अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में सिर्फ आप जानते। जब आप अपनी पर्सनालिटी और अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग बना लेंगे, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टर को आप जितना स्ट्रांग बनाएंगे, उतना ही जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आने दो आपके सामने, वह सब आपको बहुत छोटी दिखाई देंगी। सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर बिलीव करिए। सेल्फ बिलीव के बिना आपको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो सेल्फ बिलीफ मतलब क्या है? खुद पर यकीन होना। अगर आप खुद पे यकीन करते हैं तो लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी, जैसे आप अभी 10th क्लास की जो एसएससी एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं आप, इसके बाद आप अपने आप को इस मंजिल तक पहुंचने के बाद, टॉस कंप्लीट करने के बाद एसएससी, इसके बाद आपके माइंड में ये रहना कि मेरे को इंटर भी पढ़ना है, इसके बाद मेरे को डिग्री भी पढ़ना है, ठीक है। एक मकसद अपने लाइफ में, एक ड्रीम सेट करिए, उसके बाद पढ़िए। तो ये सारी मुश्किलें जहाँ पे हो सकता, आप जब ये पढ़ रहे होंगे तो कुछ बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही होंगी, कुछ बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही होंगी, कुछ बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होंगी। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको, आपके अंदर के उस जुनून को जगा के लेके चलूं, और जब एग्जाम आपके सामने हो तो आपको डर नहीं, आपको खुशी हो, क्योंकि आप अपना ख्वाब के बहुत ज्यादा करीब हो रहे हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस रहना। तो सेल्फ बिलीफ और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करिए, और जो मैं समझा रहा हूं आपको, इसको समझ के एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। थैंक यू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। जो हवा का पोल्यूशन है, जो भी हम गाड़ियां देख रहे हैं बाहर, या फैक्ट्री से धुआं निकल रहा, फैक्ट्रीज का अंदर जो भी धुआं, जो भी स्मोक निकल रहा, जो भी अपने आसपास में ऑटोमोबाइल्स, मतलब जो भी गाड़ियां हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा, उससे क्या हो रहा? एयर का पोल्यूशन हो रहा। अब उसको कैसा ठीक किया जाए? या तो आप गाड़ियां यूज करना छोड़ दो, या तो उसके खिलाफ, मतलब जब अगर पोल्यूशन फैला रहे हैं भी, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, एयर क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, हवा को साफ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाना पड़ता आपने को। सवाल ये है ना, सजेस्ट 2 मेजर्स, 2 ऐसे तरीके बताइए जिससे हम कंट्रोल कर सकें एयर पोल्यूशन को। तो पहला है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। दूसरा है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपके पास अगर व्हीकल है तो आप क्या सोचते हैं, मेरे पास गाड़ी है तो मैं गाड़ी में जाऊंगा, लेकिन उससे निकलने वाला पोल्यूशन, ये गैर जरूरी है। अगर आपके पास रेलवे की फैसिलिटी है, ट्रेन की फैसिलिटी है, आपके पास बस की फैसिलिटी है, तो उसका इस्तेमाल करना बजाय अपने ओन व्हीकल के। थर्ड है रिड्यूस यूज ऑफ व्हीकल्स। बहुत कम यूज करना। आजकल तो बच्चे कोतमीर, पुदीना, करिया पाक लाने के लिए भी व्हीकल्स यूज करते हैं, ठीक है।
कोतमीर, पुदीना, करिया पाक लाओ बोले तो भी छोटे मोटे चीजें लाने के लिए भी आजकल लोग क्या कर रहे हैं, व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। रिड्यूस यूज ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का इस्तेमाल करना बहुत कम करिए। इसके जरिए अपन कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट डू यू डू इन केस ऑफ लीकेज ऑफ गैस सिलेंडर? फिर से पढ़ रहा हूं मैं। व्हाट डू यू डू इन केस ऑफ लीकेज ऑफ गैस सिलेंडर? अगर घर में गैस सिलेंडर अगर लीक हुआ, मतलब गैस लीक हुई सिलेंडर से, तो आप क्या करेंगे? सवाल ये है। बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं, और उस जगह से गैस सिलेंडर को खुला रख के भाग जाते हैं। क्या बोलते हैं? गैस लीक हो रही बोल के। तो आपको क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, टर्न ऑफ द गैस रेगुलेटर। जो गैस का रेगुलेटर रहता, उसको क्या करना है? टर्न ऑफ मतलब बंद करना है। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट यूज मैचस्टिक और स्विचेस। कोई भी ऐसी चीज जिससे चिंगारी आसपास में उठे, वो चीज़ा नहीं यूज करना है। जैसे कि जो काड़ी की डब्बी रहती है ना, उसको बोलते हैं मैचस्टिक, नहीं यूज करना है, और स्विचेस नहीं यूज करना है। थर्ड पॉइंट है ओपन डोर्स एंड विंडोज। जो भी आसपास में खिड़कियां दरवाजे है, वो सारे के सारे खोल देना, जिससे जो भी गैस है, जो वहां पे बहुत ज्यादा गैस फैल चुकी है, वो गैस हवा में मिल के अम, उसका जो असर है वो कम हो जाता। ठीक है। तो जब भी गैस लीकेज हुई, तो सबसे पहले क्या करना? गैस का रेगुलेटर को बंद करना। दूसरा क्या है? मैचस्टिक्स और स्विचेस या लाइटर्स नहीं यूज करना। तीसरा है ओपन डोर्स एंड विंडोज, खिड़कियों को और दरवाजों को खोल देना, जिससे जो भी गैस वहां पे है, वो गैस हवा हवा के जरिए बाहर चली जाए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो मैं क्या बोला? राइट द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट पॉइंट है obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या है? obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड पॉइंट है एग्जाम्पल्स, कॉटन, वूल, सिल्क। थर्ड पॉइंट है दे आर बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, मैं ये जो पॉइंट्स लिखा, ये है नेचुरल फाइबर्स है। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स का मतलब क्या है? ये थ्री पॉइंट्स याद रखना आपको। ठीक है, थ्री पॉइंट्स याद रखना है आपको। नेचुरल फाइबर्स का मतलब है, मैं यहाँ लिख देता हूं, ये नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स के बारे में लिखा मैं थ्री पॉइंट्स। पहला पॉइंट, नेचुरल फाइबर्स किसको बोलते हैं? ओब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल से जो ओब्टेन होता, जो भी प्लांट्स और एनिमल से जो बनता, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है कॉटन है, वूल है, सिल्क है। अगर प्लांट्स और एनिमल से बना तो क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल फाइबर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, नेचुरल फाइबर। दे आर बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये क्या होते? टाइम के बाद जब आप इसको इस्तेमाल करना बंद कर देते, ये आप जमीन के अंदर अगर फेंक दिए आप, या उसका यूजेज होने के बाद उसको आप रख दिए, तो ये अपने आप गल जाते या मट्टी में मिल जाते। ठीक है। अच्छा, अच्छी तरीके से जमीन में दफन होने के बाद ये पूरी तरीके से क्या होते? गल जाते। अब बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर, मतलब किसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर? केमिकल से जो बनते हैं ना, वो फाइबर्स। यहाँ पे केमिकल्स यूज होते हैं, मेड फ्रॉम केमिकल्स। एग्जाम्पल नाइलॉन, पॉलिस्टर। उसके बाद दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल इजीली, मतलब ये जमीन में जल्द से जल्दी ये क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो गलते नहीं। जमीन में कोई भी चीज दफन करने के बाद, वो मट्टी के साथ होने के बाद वो क्या होता? गल जाना चाहिए जमीन के अंदर दफन करने के बाद। लेकिन अगर केमिकल के प्रोडक्ट्स है, जैसे कि प्लास्टिक है, वो कितना भी कर लो आप, जमीन में कितने साल भी आप दफन करके रखो आप, उसको आप जमीन की मट्टी के अंदर मिक्स नहीं होता हो। ठीक है। तो ऐसी चीज जो जमीन के अंदर नहीं घुल जाती, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, इसको ऐसा पढ़ेंगे, बायो डिग्रेड
एबल, दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स में कर रहा हूं मैं, बायो डिग्रेड एबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था मेरा, राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट पॉइंट है obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड पॉइंट है एग्जाम्पल्स कॉटन वूल सिल्क। थर्ड पॉइंट है दे आर बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक फाइबर्स में मेड फ्रॉम केमिकल्स, एग्जाम्पल्स नाइलॉन, पॉलिस्टर। दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल इजीली। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। फिल अप द टेबल ऑफ विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्या है, विटामिन्स के बारे में और डेफिशिएंसी के बारे में एक टेबल दे देता एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या आने वाला है, टेबल आने वाला है, याद रख लो अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 में टेबल आने वाला है। टेबल पूछता, टेबल के अंदर विटामिन्स के बारे में और उसके उससे होने वाली बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन ए की कमी होने की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, रात के टाइम दिखाई नहीं देता। अगर विटामिन ए की कमी अगर बॉडी में हो गई तो रात के टाइम दिखाई नहीं देता। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स की बीमारी होती, मतलब कैल्शियम की बीमारी होती। ठीक है, कैल्शियम की बीमारी होती। उसके बाद विटामिन ई की कमी अगर हो गई हमारी बॉडी में तो विटामिन ई की कमी की वजह से इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी कैसा पढ़ना उसको, पहले इन पढ़ना, इन, उसके बाद फर्टी, फर्टी, उसके बाद LITIY, LITY लिटी, फर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी। विटामिन ई की वजह से कौन सी बीमारी होती, इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चे पैदा नहीं होना। किस वजह से होता, विटामिन ई की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते। ठीक है, ओके। विटामिन के, विटामिन के, ठीक है, विटामिन के की कमी अगर होती ना तो क्या होता, ब्लीडिंग प्रॉब्लम, ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम होती, मतलब ब्लीडिंग का मतलब है खून का नहीं रुकना। खून का नहीं रुकने की वजह, जैसे कि छोटा मोटा मार भी लगा तो खून नहीं रुकता, तो खून नहीं रुकने की वजह क्यों है, अगर विटामिन के की कमी है बॉडी में तो खून का रुकना बंद नहीं होता। अब यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन भी रहते, पानी के अंदर रहने वाले विटामिन। विटामिन बी, बेरी बेरी, विटामिन बी क्या बोलते हैं, बेरी बेरी एक बीमारी का नाम है। अगर विटामिन बी की कमी है बॉडी के अंदर तो बेरी बेरी बोल के बीमारी होती। उसके बाद विटामिन सी की कमी अगर तो स्कर्वी, क्या बोलते हैं, स्कर्वी की बीमारी होती। अब मैं जो जानता हूं इनफर्टिलिटी की कमी, मतलब इनफर्टिलिटी बच्चे पैदा नहीं होना बोले तो विटामिन ई की कमी है बॉडी के अंदर। विटामिन के की कमी अगर है तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली होती। ये जो बेरी बेरी प्रॉब्लम दिख रहे ना, ये ज्यादा चावल को धोने से होती। चावल को बहुत ज्यादा साफ धोने की कोशिश करते ना अपन, तो ज्यादा नहीं धोने से भी बीमारियां होती है, लेकिन एक लिमिटेड तरीके से जो चावल है उसको धोना। ठीक है, अगर ज्यादा चावल को धोए आप, बार बार चावल को धोए आप, तो जो भी चावल के ऊपर की लेयर है वो डैमेज हो जाती, वो खत्म हो जाती। तो जो भी विटामिन बी था चावल के अंदर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता। तो उसके वजह से विटामिन बी की कमी के वजह से एक बीमारी होती है, उसका नाम है बेरी बेरी। विटामिन सी की वजह से क्या होता, स्कर्वी बोलते हैं, स्कर्वी की प्रॉब्लम होती। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो बच्चे और बड़े लोग भी करते हैं ऐसा कि मैं पुदीना नहीं खाता, मैं कोतमीर नहीं खाता, मैं करिया पाक नहीं खाता, मैं मिर्ची नहीं खाता। ठीक है, मैं टमाटे नहीं खाता, मैं भिंडी नहीं खाता, ये बहुत सारे चीज बच्चे करते हैं ऐसा। उनको नहीं मालूम है पर्टिकुलर चीज की कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में उसका फायदा होने वाला है। जैसे कि देखो आप, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, इससे पहले विटामिन ए बी बोला मैं, तो विटामिन ए बी सी डी ऐसा भी याद रख सकते हैं आप। कैसा, इसको एक सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं आप। कैसा, ए, विटामिन ए बोले तो नाइट ब्लाइंडनेस, बी मतलब बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी,
बी से क्या, बेरी, सी से क्या, स्कर्वी, सी से स्कर्वी, डी से क्या, रिकेट्स, डी मतलब रिकेट्स। उसके बाद ई से क्या, ई से क्या आता, इनफर्टिलिटी, ई से इनफर्टिलिटी। और लास्ट में के से क्या होता, ब्लीडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आंसर को याद रख सकते हैं, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के। एफ नहीं रहता, राइट, विटामिन में एफ नहीं रहता, ए बी सी डी ई के रहता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉट विल हैपन इफ यू डू नॉट मेक प्रॉपर टाइम प्लानिंग। अगर आप अपने वक्त का सही प्लानिंग नहीं करे, आप अपने टाइम का प्लान नहीं करे तो क्या होता, ठीक तरीके से अगर प्लान नहीं करे तो क्या होता। पॉइंट नंबर 1, वर्क इनकम्प्लीट रहता, जो भी काम करना चाह रहे हैं वो इनकम्प्लीट रहता। दूसरा है वी मे फील स्ट्रेस, अगर आप टाइम पे काम नहीं करे तो क्या होते, आप स्ट्रेस्ड हो जाते। थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंट टास्क मे बी मिस्ड, जो इम्पोर्टेंट जो भी काम थे आपके वो क्या होते, मिस हो जाते या भूल जाते या रुक जाते। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार पढ़ेंगे, वॉट विल हैपन इफ यू डू नॉट मेक प्रॉपर टाइम प्लानिंग। फर्स्ट वन है वर्क इनकम्प्लीट, सेकेंड है वी मे फील स्ट्रेस्ड, थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंट टास्क में बी मिस्ड। तो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना हमको आना चाहिए और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखना भी चाहिए। अल्लामा नहीं, हजरत अली फरमाए थे, वक्त का अगर सही इस्तेमाल नहीं करे, वक्त एक तलवार की जैसी है, अगर आप उस तलवार को नहीं यूज करें तो वो तलवार आपको खत्म कर देती। ठीक है, तो वक्त का इस्तेमाल करना सीख लीजिए। ओके, अब आ गए हैं हम सेक्शन 2 में। यहाँ पे जो सेक्शन 2 के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे 4 मार्क्स के हैं और टोटल मार्क्स मिलने वाले हैं आपको 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, मतलब 8 क्वेश्चंस सेक्शन 2 में रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, टोटल 32 मार्क्स का बिट है सेक्शन 2। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट अबाउट डिसएडवांटेजेस। देखो आप पहले मैं ना रीड कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आंसर पढ़ा रहा हूँ, पूरा आंसर मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। तो आप भी पढ़ने के टाइम पे सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ के पढ़ना है। एग्जाम में आपको ये आइडेंटिफाई कर सकना है आप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आया तो मैं ये लिख देता हूँ, बल्कि इसके बाद मैं वो भी बोलने वाला हूँ आपको। अब तक जितने भी थे वो शॉर्ट आंसर्स थे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, उसको आसानी से याद कर ले सकते हैं अपन। लेकिन ये लॉन्ग है थोड़ा, तो इसके लिए आपको हिंट दे रहा हूं मैं। अगर एग्जाम में आपके सामने ऐसा रेडीमेड गारमेंट्स बोल के क्वेश्चन अगर आया समझो, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, पहले मैं पढ़ा देता हूं आपको, राइट अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। राइट अबाउट डिसएडवांटेजेस, कैसा पढ़ना है इसको, डिस एडवेंट एडवेंट एजेस, डिसएडवेंट एजेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। मेड ने पढ़ना है, मेड पढ़ना है, रेडीमेड गारमेंट्स, गारमेंट्स मतलब जो कपड़े हम खरीदते, ऑलरेडी जो कपड़े सिले हुए रहते ना, जो दुकान से जाके अपन डायरेक्टली पैंट शर्ट जो भी कपड़े हैं जो खरीदते अपन, जो ऑलरेडी सिले हुए रहते, कोई इसमें माप, हमारे बॉडी का माप हम नहीं देते, वो ऑलरेडी सिले हुए रहते, सिर्फ हम साइज के बेस पे हम उनको ले लेते, पहन लेते, उसको बोलते हैं रेडीमेड गारमेंट्स। पहला पॉइंट है नॉट प्रॉपरली फिट। नॉट प्रॉपरली फिट मतलब हमारी बॉडी पे वो एग्जैक्टली प्रॉपरली फिट नहीं होते, एग्जैक्टली फिटिंग सही नहीं बैठती हमारे बॉडी पे, क्योंकि वो हमारे बॉडी के हिसाब से नहीं स्टिच किए गए। सेकेंड पॉइंट है साइजेस में डिफर, जो साइज रहता वो अलग हो सकता उसका। थर्ड पॉइंट है क्वालिटी में बी पुअर, कपड़े की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं हो सकती। फोर्थ पॉइंट है दे आर नॉट कस्टम मेड, वो कस्टम मेड मतलब हमारे जैसा माप लेके सिलाया जाता ना, वैसे कपड़े नहीं रहते वो।
फिफ्थ पॉइंट है दे मे श्रिंक आफ्टर वॉशिंग। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रेडीमेड कपड़े जब यूज करते हैं अपन, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती, वो कपड़े श्रिंक होते हैं, मतलब पानी से धोने के बाद या वॉश करने के बाद कपड़े क्या होते, छोटे हो जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, दे मे बी कॉस्टली। और वो जो रेडीमेड कपड़े रहते हैं वो महंगे रहते हैं। आज तो ऐसा नहीं है, महंगे नहीं, सस्ते हैं रेडीमेड कपड़े कंपेयर करें तो स्टिच जो हम सिलाते कपड़े। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आप कोई भी कपड़ा सिलाने के लिए दें, ठीक है, कपड़ा लेके अगर आप सिला रहे हैं तो पहले कपड़े को क्या करना, पानी में धोना, उसके बाद टेलर को ले जाके देना, भाई इसको सियो बोल के। मान लो अगर आप कपड़े लिए और आप स्टिच करा दिए, तो कपड़ा बिना वॉश करे अगर कपड़ा स्टिच कर दिए आप, तो कपड़ा क्या होता, श्रिंक हो जाता, छोटा हो जाता। फिर जो कपड़े आप सिलाए वो कपड़े आपको छोटे हो जाते हैं, फिर वो किसी काम के नहीं रहते। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखेंगे, ड्रॉ द लेबल्ड, क्या है, ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम शोइंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म एक किस्म का कीड़ा है, सिल्क वॉर्म, और उससे अपन क्या बनाते, सिल्क वॉर्म से अपन क्या बनाते, सिल्क बनाते। तो यहाँ पे तो डायग्राम ड्रॉ करना है, एग्जाम में भी क्वेश्चन नंबर 10 पे डायग्राम आने वाला है आपको, तो डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं ड्रॉ करा, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। आप गूगल पे सर्च करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म बोल के, तो एक डायग्राम आता है, वो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है द साइकिल स्टार्ट्स विथ एग्स। पहला जो शुरुआत में सिल्क वॉर्म के क्या रहते हैं, अंडे रहते हैं। फिर एग्स हैच इनटू लार्वा, और अंडों में से क्या निकलता, लार्वा बोल के निकलता। लार्वा एक किस्म के कीड़े रहते, केंचुए कैसे रहते हैं वैसे लार्वा निकलता। उसके बाद लार्वा ईट्स मलबेरी लीव्स। ये मलबेरी के एक किस्म का प्लांट है, उसके लीव्स को खाते हैं ये। कौन, लार्वा, जो अंडे में से निकला, अंडे में से निकला लार्वा, लार्वा खाया मलबेरी लीव्स। इट स्पिन्स सिल्क एंड फॉर्म्स कुकून। और क्या करता, इट स्पिन्स मतलब गोल गोल घूम के सिल्क बनाता उन्हें, एंड फॉर्म्स कुकून, और उससे क्या बनता, कुकून बनता। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इनसाइड कुकून, कुकून के अंदर इट बिकम्स पूपा। कुकून क्या बना, पूपा बना। और पूपा क्या होता, सिक्स्थ पॉइंट है एडल्ट मॉथ कम्स आउट। और जो बड़ा जो भी इंसेक्ट है उसको बोलते हैं मॉथ बोलते, उससे बाहर निकल के आ जाता। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रीड कर दूं, ड्रॉ द लेबल डायग्राम शोइंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। फर्स्ट पॉइंट, द साइकिल स्टार्ट्स विथ एग्स, अंडों से ये साइकिल स्टार्ट होता। सेकेंड पॉइंट है एग्स हैच इनटू लार्वा, एग्स के अंदर से जो एग्स फूटने के बाद या टूटने के बाद जो निकलता, उसमें से क्या रहता, वो लार्वा रहता। थर्ड पॉइंट है लार्वा ईट्स मलबेरी लीव्स। लार्वा क्या करता, किसको ईट करता, मलबेरी लीव्स को खाता। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट स्पिन्स सिल्क एंड फॉर्म्स कुकून। गोल गोल घूम के क्या बनता, कुकून बनता, कुकून बनाता। सिल्क वॉर्म क्या करता, गोल गोल घूम के कुकून बनाता। उसके बाद इनसाइड कुकून इट बिकम्स पूपा। उसके गोल गोल घूमने से क्या बनता, कुकून बनता। कुकून के अंदर क्या बना, पूपा बना। एडल्ट मॉथ कम्स आउट, उसमें से क्या निकलता बाहर, एडल्ट माउथ निकलता। मॉथ मतलब एक टाइप का सिल्क वॉर्म रहता हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द एडल्ट्रेंट्स फाउंड इन द फॉलोइंग फूड आइटम्स। व्हाट आर द एडल्ट्रेंट्स फाउंड इन द फॉलोइंग फूड आइटम्स। खाने के अंदर क्या क्या मिलावटें होती हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर लोग जो खाने के अंदर मिलावट करते हैं, वो लोग क्या क्या मिलाते, क्या क्या मिलावट रहती खाने के अंदर, वो देखेंगे। सीरियल्स के अंदर सैंड एंड स्टोन्स रहता। ओके, तो यहाँ पे सीरियल्स है, सीरियल्स, सैंड एंड स्टोन। सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज के अंदर क्या क्या मिलाते,
रेती, सैंड और पत्थर, कंकर, ये दोनों मिला के क्या करते हैं, सीरियल्स के जो अनाज है उसका अंदर जो वेट, वजन बढ़ाने के वास्ते सैंड और स्टोन्स ऐड करते, कंकर ऐड करते। सेकंड है पल्सेस, मतलब दाल। जो पल्सेस होते हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स, जो भी दाल देखते हैं अपन उसको क्या करते, अच्छी दाल साफ दिखाई देना बोल के उसके अंदर कलर्स ऐड करते। थर्ड पॉइंट है मिल्क। मिल्क के अंदर क्या ऐड करते हैं, एडल्ट्रेशन, मतलब पानी ऐड करते और स्टार्च ऐड करते। आजकल तो शैम्पू से भी दूध बनाया जा रहा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हनी। हनी के अंदर क्या ऐड करते, शुगर सिरप, मतलब शक्कर का क्या बोलते हैं, शीरा। हम्म। हनी मतलब शहद। शहद के अंदर क्या ऐड करते, जो भी डाबर हनी जो भी बोलते हैं ना अपन, वो कौन से भी हनी जो भी नाम रहते हैं ना, वो मार्केट में तो असली शहद बहुत कम जगह मिलता। डाबर हनी तो शहद नहीं होता, राइट। शुगर सिरप है वो, शक्कर का शीरा है वो। ठीक है। अगर आप एक महीना अगर उस डाबर हनी को अगर आप कोने में रख देंगे तो देखते हैं आप कि पानी अलग हो जाता और शीरा अलग हो जाता। ठीक है, ऐसा है। फिफ्थ पॉइंट है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन रिड्यूसेस क्वालिटी। एडल्ट्रेशन मतलब जो मिलावटें, जो मिलावट होती चीजों में, उससे क्या होता, उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती। सिक्स पॉइंट है इट इज हार्मफुल टू हेल्थ। तो ये जो मिलावटें हो रही उससे क्या हो रहा, इंसानों की हेल्थ की वाट लग जा रही, मतलब इंसानों की हेल्थ खराब हो जा रही। मैं ऐसी लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आसानी से याद हो जाए। ठीक है, ओके। तो वाट वाट समझ लेना आप कि आपके लिए ही है ये सब कुछ चैट। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 था, व्हाट आर द एडल्ट्रेंट्स फाउंड इन द फॉलोइंग फूड आइटम्स। सेरेल्स मतलब अनाज, सैंड और स्टोन्स ऐड किए जाते हैं। पल्सेस मतलब दाल, आर्टिफिशियल कलर्स ऐड किए जाते हैं। थर्ड, मिल्क मतलब दूध, वाटर पानी और स्टार्च एक है केमिकल मिलाया जाता है। हनी मतलब शहद, शहद के अंदर शुगर सिरप, शुगर सिरप मतलब शक्कर का शेरवा या शीरा। ओके। फिफ्थ पॉइंट है एडल्ट्रेशन रिड्यूसेस क्वालिटी। मिलावट करने से क्या होता, क्वालिटी कम हो जाती। सिक्स पॉइंट क्या है, इट इज हार्मफुल टू हेल्थ, और हमारे सेहत के लिए वो नुकसानदायक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, व्हाट फर्स्ट एड शुड बी डन इफ यू मेट विथ ए बर्न एक्सीडेंटली। व्हाट फर्स्ट एड शुड बी डन इफ यू मेट विथ ए बर्न एक्सीडेंटली। मान लीजिए अगर घर में या आप खुद कभी जल गए, ठीक है, बर्न एक्सीडेंटली, गलती से आप जल गए, तो पहले आपको क्या काम करना है, पहला आपको क्या करेंगे उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। FIRST, फर्स्ट, AID एड बोलते हैं। जब भी आपको गलती से या किचन में आपको जल गया या किसी चीज से हाथ पैर या स्किन कहीं भी जल गई, तो आपको क्या करना चाहिए, पोर कोल्ड वाटर ऑन बर्न, जहां पे जल गया उसके ऊपर ठंडा पानी डालते रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है डू नॉट अप्लाई ऑयल और पेस्ट। अक्सर हमारे घर में बोलते हैं कि जल गया तो ऑयल लगाओ और पेस्ट लगाओ बोल के। यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, डू नॉट अप्लाई ऑयल और पेस्ट। ऑयल और पेस्ट क्या करना है, नहीं लगाना है, आपको नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। थर्ड पॉइंट है कवर विथ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े से उसको बांधना है या उसको कवर करना है। डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर्स, मतलब जो भी छाले आए, छालों को क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर्स बोलते हैं, उनको फोड़ना नहीं है। जो छाले आते हैं जलने की वजह से, उनको कभी भी नहीं फोड़ना है। डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर्स। फिफ्थ पॉइंट है कि पेशेंट काम, जो पेशेंट है जिसको जल गया उसको काम रहने के लिए बोलिए, उसको खामोश, उसको बोलिए कुछ भी नहीं, आज इसको अपन डील कर लेते। परेशान होने से उसको हिम्मत दीजिए, पेशेंट को हिम्मत दीजिए। सिक्स पॉइंट है
टेक टू डॉक्टर इफ सीरियस, अगर बहुत ज्यादा जल गया तो डॉक्टर के पास लेके जाइए। ठीक है, फिर से एक बार आंसर पढ़ लेता हूं मैं। What first aid should be done if you met with a burn accidentally? What first aid should be done if you met with a burn accidentally? फर्स्ट पॉइंट है pour cold water on burn. pour cold water on burn. ठंडा पानी लगातार जली हुई जगह पे डालते जाइए। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट अप्लाई ऑयल और पेस्ट। डू नॉट अप्लाई ऑयल और पेस्ट। ऑयल और पेस्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑयल और पेस्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा बता रहा हूँ, आपके रॉन्ग नहीं है वो, आपको समझाने के वास्ते। नहीं पेस्ट करना मतलब ऑयल और पेस्ट का यूज नहीं करना। कहीं भी अगर जल गया तो ये ऑयल और पेस्ट नहीं लगाना। थर्ड है कवर विथ क्लीन क्लॉथ्स। कवर विथ क्लीन क्लॉथ, कवर करो साफ कपड़ा यूज करके। जिस जगह पे जल गया उसको क्या करना है, कवर करना है, मतलब ढाकना है। डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर्स, बहुत बड़ी गलती जो अक्सर जलने के बाद लोग करते, छाले आ गए बोल के उनको फोड़ते, नहीं फोड़ना है। डू नॉट ब्रेक ब्लिस्टर्स। कीप पेशेंट काम। कीप पेशेंट काम मतलब पेशेंट को हिम्मत देना है। पेशेंट को क्या करना है, काम करने की कोशिश करना है, खामोश करने की कोशिश करना है, परेशान होने से रोकना है। सिक्स पॉइंट है टेक टू डॉक्टर इफ सीरियस। टेक टू डॉक्टर इफ सीरियस, अगर सीरियस है तो डॉक्टर के पास जल्द से जल्द लेके जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्या बोला मैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, गिव एग्जाम्पल्स। तो आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन दो बार पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ते हुए आंसर्स को भी याद कर सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड्स, हिंट क्या हो सकता है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फूड्स। ठीक है, हिंट क्या हो सकता है इसमें, टाइप्स ऑफ फूड्स। इससे पहले के आंसर में हिंट क्या हो सकता है बोल तो फर्स्ट एड। ठीक है, हिंट भी तो बोल रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स, सवाल क्या था हमारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड्स, खाने के टाइप्स क्या क्या हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, उनके नेचर के हिसाब से खाने के अंदर क्या क्या टाइप्स है, एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड्स, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं शॉर्ट आंसर्स में। एनर्जी गिविंग फूड्स जो सिर्फ एनर्जी देते, ऐसे भी फूड्स रहते हैं उनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। जो बॉडी बिल्ड करने के लिए यूज होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने स्किन को या ऑर्गन्स को या किसी चीज को, तो वो बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। राइस एंड ऑयल गिव एनर्जी, क्या है, राइस मतलब चावल और ऑयल गिव क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। मिल्क एंड एग्स बिल्ड बॉडी। मिल्क एंड एग्स बिल्ड बॉडी, दूध और अंडा क्या करता, अंडे क्या करते, बिल्ड करते हमारी बॉडी को। फ्रूट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस, फ्रूट्स रहते हैं, जो भी फ्रूट्स खाते हैं वो हमेशा यंग रहते, वो जल्दी बूढ़े नहीं होते। इसीलिए रमजान में हम फ्रूट्स खाते हैं। क्यों, क्योंकि हम यंग बनना चाह रहे हैं, राइट, हम हेल्थी बनना चाह रहे हैं, तो इसीलिए फ्रूट्स खाना चाहिए। फ्रूट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस, फ्रूट्स खाने से हम बीमारियों से बचते। ठीक है, ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, इसको याद करने से पहले आपको पहले इसको कॉपी में नोट डाउन करना है, नोट्स बनाना है, लिखना है, उसके बाद पढ़ना है। नोट्स बनाओ उसके बाद पढ़ो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट हैपन इफ यू डू नॉट वेयर
clothes according to the weather. What happens if you do not wear clothes according to the weather? मौसम के हिसाब से अगर आप कपड़े नहीं पहने तो क्या होता? वेयर मतलब पहनना, वेयर मतलब पहनना, क्या? कपड़े। अकॉर्डिंग टू द वेदर, जैसा मौसम है वैसे कपड़े पहनने, नहीं पहने तो क्या होता? डू नॉट वेयर, अगर नहीं पहने तो क्या होता? फर्स्ट पॉइंट है यू मे फील, ये कुछ भी नहीं है, राइट? ऐसा मैं कट कर दिया इसको, ये कुछ भी नहीं है। यू मे फील अनकंफर्टेबल। मान लो अगर गर्मी के दिन, अब ये समर है, अब इस समर के टाइम पे अगर मोटे कपड़े पहने आप, कोट पहने आप, या कोई ज़्यादा वजन कपड़े पहने आप, तो क्या होती है? आपको गर्मी होती, तो अनकंफर्टेबल फील करते आप। यू मे फील अनकंफर्टेबल। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यू मे गेट कोल्ड इन विंटर। ठीक है। अगर विंटर में हैं आप और अगर आप हल्के से कपड़े पहने, बहुत पतले से कपड़े पहने आप, तो क्या होती है? आपको सर्दी हो जाती। यू मे गेट कोल्ड इन विंटर। आपको विंटर में, सर्दी के मौसम में सर्दी के कपड़े पहनना है, जैसे स्वेटर है, नहीं है पहने तो क्या होता? आपको सर्दी हो जाती। थर्ड पॉइंट यू मे गेट हीट स्ट्रोक इन समर। अगर आप मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं पहने तो क्या होता है? हीट स्ट्रोक होता आपको। हीट स्ट्रोक मतलब धूप लग जाना। यू मे गेट हीट स्ट्रोक इन समर। समर मतलब धुपकाला, राइट? फोर्थ पॉइंट है स्किन प्रॉब्लम्स में अकर। ठीक है। स्किन की बीमारियां होती है अगर अपन कपड़े मौसम के हिसाब से अगर नहीं पहने तो। फिफ्थ है हेल्थ में बिकम वीक। हमारी जो हेल्थ है वो कमजोर हो जाती। सिक्स पॉइंट है प्रॉपर क्लोथ्स प्रोटेक्ट बॉडी। अच्छे प्रॉपर क्लॉथ्स मतलब मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने से क्या होता? हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहती। ठीक है, एक बार फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। What happens if you do not wear clothes according to the weather? फर्स्ट पॉइंट है you may feel uncomfortable. सेकेंड पॉइंट है you may get cold in winter. थर्ड पॉइंट है you may get heat stroke in summer. फोर्थ पॉइंट है स्किन प्रॉब्लम्स में अकर। फिफ्थ पॉइंट है हीट में बिकम, सॉरी, हेल्थ में बिकम वीक। हेल्थ में बिकम वीक। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉपर क्लॉथ्स प्रोटेक्ट बॉडी। प्रॉपर क्लॉथ्स प्रोटेक्ट बॉडी। तो यहाँ पे आपको हिंट क्या है बोले तो डू नॉट वेयर क्लॉथ्स, ये अगर दिखाई दिया एग्जाम में तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख देने की रहती। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप पढ़ेंगे। मेंशन द प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड मलेरियल फीवर। मेंशन द प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड मलेरियल फीवर। मलेरिया का जो फीवर है वो अगर नहीं होना है, आपको नहीं होना है, तो क्या करना पड़ता आपको? किस तरीके से अपने आप को बचाना पड़ता आपको? उसके लिए है फर्स्ट पॉइंट डू नॉट एलो वाटर टू कलेक्ट। पानी को जमा होने से रोकिए। मतलब डू नॉट एलो वाटर टू कलेक्ट, पानी को एक जगह किसी भी बर्तन में या किसी भी चीज में अगर पानी रुका हुआ है बहुत दिन तक, तो उसमें क्या होते? मच्छर पैदा होते। डू नॉट एलो वाटर टू कलेक्ट, राइट? पानी को जमा होने से रोकिए। सेकेंड पॉइंट है यूज मस्कीटो नेट्स। मच्छरों से बचने के लिए मस्कीटो, मॉस्कीटो पढ़ना है इसको, क्या बोलना? मस नहीं, मॉस्कीटो, MOS, मॉस, QUITO, मॉस्कीटो। यूज मस्कीटो नेट्स, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है यूज रिपेलेंट्स। यूज रिपेलेंट्स मतलब मच्छरों को भगाने के लिए जो भी दवायां मिलते हैं वो यूज करना चाहिए, उसी को बोलते हैं यूज रिपेलेंट्स। फोर्थ है कीप सराउंडिंग्स क्लीन। फोर्थ पॉइंट है कीप सराउंडिंग क्लीन
मतलब अपने आसपास की चीज़ों, जो भी अपने आसपास की जगह है उसको क्लीन रखिए। फिफ्थ पॉइंट है वेयर फुल स्लीव क्लॉथ्स। ठीक है, वेयर मतलब पहनना, फुल स्लीव क्लॉथ्स। एक है वेयर पहनना और एक है वेयर, WHERE वेयर। ये वेयर का मतलब क्या है बोले तो कहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर। ये वेयर मतलब पहनना। वेयर फुल स्लीव क्लोथ, पूरे आस्तीन, फुल आस्तीन वाले स्लीव्स वाले कपड़े पहनना। सिक्स पॉइंट है स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मारने की दवा स्प्रे करिए। इसके जरिए हम क्या कर सकते, मलेरिया से होने वाला बुखार से हम बच सकते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, स्प्रे मतलब स्प्रे करना, इंसेक्टिसाइड्स मतलब क्या करना, जो इंसेक्टिसाइड मतलब जो कीड़े हैं, कॉकरोचेस, मकड़ी, ये सारे क्या आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स में आते हैं। मच्छर, ये मक्खियां जो सब है ना, इंसेक्टिसाइड्स को बचाना चाह रहे हैं अपने, उनसे बचाना चाह रहे हैं अपने आप को, तो स्प्रे करते रहिए। ठीक है, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है पढ़ लेंगे। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 16 में रीड द गिवन टेबल। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब टेबल पक्का रहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 में कैसा भी टेबल आता। ऑलरेडी मैं पेपर समझा चुका हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पेपर समझा चुका हूँ, जहां पर कौन से क्वेश्चन नंबर पे क्या आने वाला है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ठीक है, एग्जाम में जाके आप श्योर क्वेश्चन नंबर 16 पे जाके देखेंगे तो वहां पे आपको एक टेबल दिखाई देता। उसी टेबल को कैसा सॉल्व करना है मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी मैं आंसर आपको समझाया, आप कोशिश करिए उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ। रीड द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एग्जाम में कैसा आता, एक टेबल दे देता आपको। ठीक है, टेबल में ये टेबल है। फर्स्ट में दिया टेस्टिस, यहाँ पे दिया टेस्टोस्टेरोन, टेस कैसा पढ़ना उसको, टेस, ये टेस, अरे यारो, टेस टॉस टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस में रहता हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो किसके लिए काम आता, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्म करने के लिए। दूसरा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, ये स्पेशली किसके अंदर रहता, मेल्स के अंदर रहता। ठीक है, टेस्टिस में जो बनता उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और फॉर्मेशन इसका क्या रहता, कहाँ पे फॉर्मेशन, किसमें फॉर्मेशन होता बोलते हो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनने में हेल्प करता है ये। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, ये कहाँ पे बनता, मेल्स के अंदर बनता। सेकेंड पॉइंट है ओवरीज। ओवरीज में जो हार्मोन बनता उसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है, एस्ट्रोजन। और एक है प्रोजेस्टेरॉन, क्या, और एक नाम है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का बनना, मेंस्ट्रुएशन होना, एम्ब्रोयो इम्प्लीमेंटेशन होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स। ये जो ओवरीज है, ओवरी में जो बनता जो हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या हेल्प, ये किस में हेल्प करता है, ये हार्मोन किस चीज के लिए हेल्प करता, फॉर्मेशन ऑफ ओवम बनने के लिए, मेंस्ट्रुएशन के लिए, एम्ब्रोयो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और ये कहाँ पे बनता, फीमेल्स में बनता। ओके, थर्ड पॉइंट है एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। क्या नाम है, एड्रीनल, एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड, GLAND ग्लैंड। इसके अंदर जो हार्मोन बनता है उसका नाम क्या है, एड्रेलिनिन। क्या नाम है, ओ सॉरी, कभी 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 जो है ना जबान स्लिप हो जा रही, एड्रीनलिन। कैसा पढ़ना है इसको, एड्रीनलिन, मतलब जितना हिस्से करके पढ़ेंगे सही सही प्रोनाउंसिएशन होता। एड्रीनलिन, ये क्या नाम है, हार्मोन का नाम है। एड्रीनल ग्लैंड रहता
एड्रीनल ग्लैंड रहता, इसके अंदर बनता एक हार्मोन, उसका नाम है एड्रीनलिन। क्या नाम है उसका? एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन क्या है? ये हार्मोन है। ओके, और एड्रीनल क्या है? ग्लैंड है। ये हार्मोन है, और ये हार्मोन से क्या होता? कंट्रोल्स इमोशंस। जो हमारे अंदर इमोशंस आते, खुश होना या गमगीन होना या ज़्यादा एक्साइटेड होना, वो उसकी वजह कौन है? ये ग्लैंड है। और ये ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है, उसका नाम क्या है? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड क्या करता? एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करता, जिससे अपने को खुशी का फीलिंग या जो भी इमोशंस है, गम का फीलिंग, ये सब की वजह कौन है? ये एड्रीनलिन ग्लैंड है का हार्मोन है। और ये कौन बनाते? एड्रीनल ग्लैंड बनाता। अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे, व्हाट आर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज? ओवरीज जो होते कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते? तो टेबल देखना अपन, देखो आप, ओवरीज कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते? नाम क्या है उनका? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि एग्जाम में ये ऑलरेडी आया था, तो पूछ सकता फिर से, तो आप इतना बड़ा नहीं लिख के भी आप इतना भी लिख सकते हो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, सेकंड है, विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस एड्रीनलिन? कौन सा ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता एड्रीनलिन? तो कौन सा ग्लैंड है वो? वे देखो, ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड है। डायरेक्टली आप ये सब नहीं लिख के, डायरेक्टली आप ऐसा भी इतना लिख सकते हैं आंसर इसका, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाला कौन है? एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16 का बिट नंबर 1 और 2। इसी तरह 3, 4 भी बिट्स पूछे जाएंगे। ये बिट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 16 का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन? व्हाट इज द इफेक्ट? क्या इफेक्ट रहता टेस्टोस्टेरोन का? इफेक्ट क्या होता? टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट क्या होता? बोल तो आंसर है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनने में हेल्प करता कौन? टेस्टोस्टेरोन। दूसरा पॉइंट है, इट डेवलप्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। तो ये आप टेबल देख के लिख ले सकते हैं। फोर्थ बिट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रीनलिन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रीनलिन? एड्रीलिन एड्रीनलिन का फंक्शन क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, इट कंट्रोल्स इमोशंस। हमारे अंदर जो इमोशंस रहते हैं उसको कंट्रोल करता कौन? एड्रीनलिन। सेकेंड, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। तो क्या करता? एड्रीनलिन क्या करता? प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हमें प्रिपेयर करता। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद लॉन्ग आंसर्स है, सेक्शन 3। कितने मार्क्स के आंसर्स है ये? 8 मार्क्स के आंसर्स है। कितने मार्क्स? 8 मार्क्स के आंसर्स है सेक्शन 3 में, 8 मार्क्स। कितने क्वेश्चंस रहते हैं इसमें? 4 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स, 4 8 जा 32 मार्क्स। ठीक है, तो जल्दी पढ़ लेंगे इसको भी अपन। क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट द प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट ए सोकिंग पिट। क्या है? सोकिंग पिट। राइट द प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट ए सोकिंग पिट। राइट द प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट ए सोकिंग पिट। आंसर है, सेलेक्ट ए प्लेस अवे फ्रॉम द हाउस एंड वेल। सेलेक्ट ए प्लेस अवे फ्रॉम द हाउस एंड वेल। सेकेंड पॉइंट है, डिग ए पिट अबाउट 1 मीटर डीप। डिग ए पिट अबाउट 1 मीटर डीप। थर्ड पॉइंट है, द पिट शुड बी राउंड और स्क्वायर इन शेप। द पिट इन शुड बी राउंड और स्क्वायर इन शेप। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है और एग्जाम में आपको हिंट क्या लेना है? अगर एग्जाम में आपको सोकिंग पिट दिखाई दिया, सोकिंग पिट अगर दिखाई दिया,
तो समझ लेना कि ये आंसर अपन जो पढ़ रहे हैं वही 6। ठीक है। सोकिंग पिट क्या है, ये किस लिए यूज होता, मतलब अगर आपके पास स्पेशली ये जहाँ पे कहाँ पे यूज होता है, ये जहाँ पे पानी की कमी रहती, जो एरिया में पानी की कमी रहती वहां पे सोकिंग पिट बनाते। वो सोकिंग पिट मतलब एक ऐसा गड्ढा बनाते, छोटा सा राउंड 1 मीटर डीप रहता वो गड्ढा, उसको ऐसे ग्राउंड गड्ढे बनाते थे। 1 मीटर का गड्ढा रहता है ये, और बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता साइज के ऊपर और पानी कितना फिल्टर करना है। मान लो इसके अंदर क्या करते, एक पाइप का कनेक्शन दे देते। अब जो भी पाइप का पानी, जैसे वॉशिंग मशीन का पानी है या बर्तन का पानी है या हमाम का पानी है, ठीक है, वो पानी जो है वो इस पिट के अंदर, इस गड्ढे के अंदर आके भर जाता। और इस गड्ढे के अंदर आपको पत्थर और कोयला, नमक और बहुत सारी चीज़ें और सैंड, ये आपको भर देना रहता। और एक थोड़ी नीचे, इसके नीचे और एक पाइप देते, जिसके ज़रिए साफ पानी इस पाइप के ज़रिए बाहर निकल जाता। और ये पानी फिर से रीयूज़ कर सकते हैं अपन। पहले यहाँ से गंदा पानी आया, इस पिट के अंदर गिरा, इस गड्ढे के अंदर गिरा, जो भी गंदगी थी यहाँ पे साफ हो गई और दूसरे पाइप के ज़रिए वो बाहर निकल गया। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, सेलेक्ट ए प्लेस, पहले एक सेलेक्ट करना प्लेस को, अवे फ्रॉम द हाउस एंड वेल, घर से थोड़ा दूर रहना और बॉडी से थोड़ा दूर रहना। ठीक है ना, वेल और हाउस, घर से और बॉडी से थोड़ा दूर रहना। सेकेंड, डिग ए पिट अबाउट 1 मीटर डीप, 1 मीटर जमीन के अंदर डीप रहना पिट। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द पिट शुड बी राउंड और स्क्वायर शेप इन शेप, या तो आप स्क्वायर शेप बोले तो ऐसा शेप में बना सकते हैं, या तो राउंड, राउंड मतलब ऐसा शेप में, राउंड भी बना सकते हैं आप, या स्क्वायर के शेप में भी बना सकते हैं। ठीक है। क्या करना है उस पिट के अंदर, फिल द बॉटम विथ बिग स्टोन्स, उस पिट के अंदर क्या करना है, नीचे की तरफ बड़े बड़े पत्थर से भरना है उसको। फिल द बॉटम विथ बिग स्टोन्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऐड स्मॉल स्टोन्स एंड ग्रेवल्स अबाउट इट, फिर उसके बाद छोटे छोटे पत्थर से भरना है उसमें, और ग्रेवल्स मतलब छोटे छोटे कंकर, स्मॉल स्टोन्स एंड ग्रेवल्स, छोटे पत्थर और छोटे छोटे कंकर से भी भरना है, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर और कंकर से पूरा वो जो पिट है उसको भरना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कवर इट विथ सैंड एट द टॉप, और उसके ऊपर से क्या करना है, आपको सैंड भरना है। कवर इट विथ सैंड एट द टॉप। नेक्स्ट पॉइंट है, कनेक्ट वेस्ट वाटर पाइप टू द पिट, और जो वेस्ट वाटर आ रहा उसको कनेक्ट करना है पाइप के जरिए पिट के अंदर। कवर द पिट विथ ए स्लैब, और जो पिट रहता है उसको कवर करना है किसके साथ, एक स्लैब, उसके ऊपर कुछ ढाक देना है। ठीक है। इट हेल्प्स इन सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, और वेस्ट वाटर को डिस्पोजल करने का ये बेस्ट तरीका है। इट हेल्प्स इन सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। इट कीप्स सराउंडिंग क्लीन, इट कीप्स सराउंडिंग क्लीन। तो ये जो पिट की बात करा मैं, सोकिंग पिट, ये तो पानी फिल्टर करने की के लिए भी होता है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जैसे कि गांव और देहाती इलाके हैं, वहाँ पर जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है वहाँ पर भी यूज़ करते। और जहाँ पे पानी की कमी है, फिर से पानी को रीयूज़ करना है, तो उसके लिए भी सोकिंग पिट का इस्तेमाल करते। तो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स फिर से एक बार रीड करके बता देता हूँ, फिर आप आसानी से इसको याद कर ले सकते हैं। ठीक है। राइट द प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट ए सोकिंग पिट। फर्स्ट पॉइंट है, सेलेक्ट ए प्लेस अवे फ्रॉम द हाउस एंड वेल। सेकेंड पॉइंट, डिग ए पिट अबाउट 1 मीटर डीप। थर्ड, द पिट शुड बी राउंड और स्क्वायर इन शेप। The pit should be round or square in shape. Fourth point है, fill the bottom with big stones.
fill the water with big stones, add small stones and gravel about it, add small stones and gravel about it. 6th point, cover it with sand and the top, cover it with sand and cover it with sand at the top. Connect wastewater pipe to the pit, connect wastewater pipe to the pit. 8th point, cover the pit with a slab, cover the pit with a slab. 9th point है, it helps in safe disposal of wastewater, it helps in safe disposal of wastewater. 10th point है, it keeps surroundings clean, it keeps surrounding clean. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एग्जाम में अगर इम्यूनिटी अगर आया तो आपको ये पॉइंट्स लिख देना है बस, लेकिन फिर भी अपन समझ लेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव, एक्टिव ए सी है ये, एक्टिव इम्यूनिटी, आई एम इम्यूनिटी, आई एम इम पढ़ना, म्यूनिटी, एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब इसको मैं फिर से इसके पॉइंट्स पढ़ लेंगे अपन। आंसर, फर्स्ट पॉइंट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, दे आर एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। थर्ड पॉइंट है, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। फोर्थ पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज इन द बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज इन द बॉडी। अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, ये इम्यूनिटी मतलब हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर एक जो एनर्जी रहती जिससे हम बीमारियों से बचते, उसका नाम है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। और उसमें क्या क्या टाइप्स रहते हैं, एक तो है एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करो बोल रहा, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, जो भी इम्यूनिटी रहती वो कितने टाइप्स की रहती, दो टाइप्स की रहती। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल चुका कि दे आर एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक तो एक्टिव इम्यूनिटी है, दूसरा कौन सा है, पैसिव इम्यूनिटी है। थर्ड क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी जो है डेवलप्स आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जो एक्टिव इम्यूनिटी रहती ना, ये वैक्सीनेशन दवाई से, दवाई के लेने से इंसान के अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाती, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। दवाई के जरिए या इन्फेक्शन के बाद जो भी वैक्सीनेशन देते, उससे इंसान के अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाना इज ए एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होता है एक्टिव इम्यूनिटी में बोले तो, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस हो जाते, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते जो बीमारियों से लड़ते, ठीक है। ओके, ये तो 4 पॉइंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स है, फिफ्थ पॉइंट है, इट गिव्स लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती, बीमारियों से बचा के रखती, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी, इज रिसीव्ड फ्रॉम अनदर सोर्स, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी जो रहती और एक अलग तरीके से भी हमको मिलती, वो है इट इज गिवन थ्रू मदर्स मिल्क और इंजेक्शंस। जो पैसिव इम्यूनिटी है स्पेशली तो दूध से, माँ के दूध से मिलती, इट इज गिवन थ्रू मदर्स मिल्क और इंजेक्शन। एट्थ है, इट गिव्स इमीडिएट प्रोटेक्शन, इट गिव्स इमीडिएट प्रोटेक्शन।
नाइन्थ पॉइंट है इट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम तक इसका असर दिखाई देता। इट लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। बोथ प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, दोनों भी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी हमको बीमारियों से बचाते, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते। ठीक है, तो आप क्लियरली समझ गए होंगे एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू प्रिपेयर ऑरेंज स्क्वैश। ठीक है, ऑरेंज का जूस या ऑरेंज का स्क्वैश कैसा बनाते उसके बारे में प्रोसीजर बताइए। फर्स्ट पॉइंट है वॉश द ऑरेंजेस प्रॉपरली। ऑरेंजेस मतलब किसको बोलते हैं ऑरेंज? संतरे, संतरों को क्या बोलते हैं? ऑरेंजेस। वॉश द ऑरेंजेस प्रॉपरली। एक्सट्रैक्ट द जूस फ्रॉम द ऑरेंजेस। ऑरेंजेस के अंदर इसमें से जो भी ऑरेंजेस है उसमें से क्या करना? एक्सट्रैक्ट मतलब जूस को निचोड़ लेना। स्ट्रेन द जूस टू रिमूव सीड्स। फिर स्ट्रेन मतलब छानना जूस को, जिसमें से छानने के बाद अपने को जो भी बीज है उसमें से निकल जाना। फोर्थ पॉइंट प्रिपेयर शुगर सिरप। क्या करना है उसके बाद? प्रिपेयर शुगर सिरप मतलब शक्कर का शीरा बनाना है बाय बॉइलिंग शुगर एंड वाटर। कैसा बनाना है उसको? बॉईल करके, शुगर को बॉईल करके, वाटर को बॉईल करके आपको शक्कर का शीरा बनाना है। फिफ्थ पॉइंट कूल द सिरप कंप्लीटली। उसके बाद जो भी सिरप, जो भी शीरा बना उसको ठंडा होने देना है। ठीक है, अपन यहाँ पे ऑरेंज का क्या बना रहे? जूस बना रहे हैं, समझिए। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? ऑरेंज स्क्वैश। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू प्रिपेयर ऑरेंज स्क्वैश। फर्स्ट पॉइंट है वॉश द ऑरेंजेस प्रॉपरली। सेकेंड, एक्सट्रैक्ट द जूस फ्रॉम ऑरेंजेस। स्ट्रेन द जूस टू रिमूव सीड्स। प्रिपेयर शुगर सिरप by boiling sugar and water. Cool the syrup completely. Wash the oranges properly. संतरों को साफ तरीके से धो लीजिए। Extract the juice from oranges. जो भी जूस है उसको साफ तरीके से, अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेन द जूस टू रिमूव सीड्स। जो भी जूस है उसको, जो भी जूस के अंदर बीज है, सीड्स है, उनको निकाल लीजिए छान के। ठीक है, स्ट्रेन द जूस। फोर्थ, प्रिपेयर शुगर सिरप। शुगर का सिरप बनाइए, शीरा बनाइए बाय बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग शुगर एंड वाटर। फिफ्थ पॉइंट है कूल द सिरप, कूल द सिरप कंप्लीटली। ठंडा होने दीजिए शक्कर के शीरे को, राइट। उसके बाद के पॉइंट्स है मिक्स जूस विथ सिरप। मिक्स जूस विथ सिरप, वो जो हम सिरप बनाए, शीरा बनाए, उसको अपन को जूस के साथ मिक्स करना है। ऐड सिट्रिक एसिड। क्या ऐड करना है? सिट्रिक एसिड ऐड करना है। एंड प्रिजर्वेटिव्स, और ख़राब नहीं होने की वजह से प्रिजर्वेटिव्स, बहुत लंबे टाइम तक सेव करने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ केमिकल्स भी ऐड करना है। स्टिर वेल, अच्छी तरीके से हिलाना है। एंड फिल्टर अगेन, फिर से छान लेना है। पोर इनटू क्लीन बॉटल, साफ साफ जो बॉटल्स है, साफ बोतलों में उनको भर लेना है। स्टोर इन ए कूल प्लेस, और ठंडी जगह पे रखना है। फिर से पढ़ेंगे इसको इंग्लिश में। मिक्स जूस विथ सिरप, ऐड सिट्रिक एसिड एंड प्रिजर्वेटिव, स्टिर वेल एंड फिल्टर अगेन, पोर इनटू क्लीन बॉटल्स, स्टोर इन ए कूल प्लेस। क्वेश्चन नंबर 20 है What are the different stages of languages development? How to improve language development in children? What are the different stages? क्या क्या stages है? What are the stages? क्या क्या stages है? अलग अलग stages है of language development. Language मतलब जबान, मतलब जो बच्चे बात करते, कुछ बच्चे बात करते या हम भी बात करते, कुछ बच्चे बात नहीं कर सकते।
तो उन बच्चों में लैंग्वेज, ये बात करने आना, ये सिखाना है या इम्प्रूव करना है, तो कैसे, कौन से स्टेजेस में कर सकते हैं, कैसे तरीके से कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में लैंग्वेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में अपने को लिखना है क्वेश्चन नंबर 20 में। अब हिंट क्या है बोल तो, लैंग्वेज डेवलपमेंट है हिंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ, जो जबान का जो लैंग्वेज में बात करना है वो बचपन से पैदा का, जब बच्चा पैदा होता तब से शुरू हुआ था। लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ, पैदा होते होती बच्चा चीजों को सीखना समझना शुरू कर देता। फर्स्ट स्टेज है इज क्राइंग एंड कूइंग, रो के और बच्चा क्या करता, रो के। फर्स्ट स्टेज इज क्राइंग एंड कूइंग, रो के या कोई चीज से, कूइंग मतलब किसी चीज को के लिए जिद करना, रो के या जिद करके। फर्स्ट स्टेज इज क्राइंग एंड कूइंग। अगर बच्चा, ये जो हम बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या करता है, रो के या तो आवाज़ों के ज़रिए, अलग अलग आवाज़ों के ज़रिए बता देता कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। ठीक है। सेकंड स्टेज है इज बैबलिंग, बैबलिंग मतलब बै 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 जो करके बात करते हैं ना, इज ए बैबलिंग, ये भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है देन द चाइल्ड स्पीक्स सिंगल वर्ड, उसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता। उसके बाद लेटर द चाइल्ड फॉर्म स्मॉल सेंटेंसेस, उसके बाद धीरे धीरे करके छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता। पेरेंट्स शुड टॉक रेगुलरली विथ चिल्ड्रेन, जब पेरेंट्स, माँ बाप रेगुलरली बच्चे से बात करते तो बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल है वो डेवलप हो जाती, इम्प्रूव हो जाती लैंग्वेज। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे, एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर 20 में इम्प्रूव लैंग्वेज डेवलपमेंट बोल के आ सकता। फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ, पैदा होते ही बच्चा लैंग्वेज डेवलप करना स्टार्ट कर देता। फर्स्ट स्टेज में वो अपनी बातों को रोके और अलग अलग आवाज़ों के ज़रिए पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता। दूसरा सेकेंड स्टेज इज बैबलिंग, सेकेंड स्टेज में वो बेबी जो है बैबलिंग, बै बै बी बी बो जो भी है ना, ऐसा बोल के अपने आप को पेरेंट्स के साथ या आसपास में जो भी लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता। थर्ड है देन द चाइल्ड स्पीक सिंगल वर्ड, और उसके बाद पहला अल्फाज, एक एक अल्फाज, ये छोटे छोटे अल्फाज बोलना शुरू करता। उसके बाद लेटर द चाइल्ड फॉर्म स्मॉल सेंटेंस, उसके बाद जो बच्चा है बड़े बड़े या छोटे छोटे सेंटेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर देता। पेरेंट्स अगर डेवलप करना चाह रहे हैं बच्चे को अच्छी तरीके से, बच्चा जल्दी बात करना बोले तो पेरेंट्स शुड टॉक रेगुलरली विद चिल्ड्रन, तो ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को जल्दी बात करना सिखाना चाह रहे हैं तो उससे कंटिन्यूअसली बात करना है, रोज बात करना है उससे, तो उन्हें जल्दी बात करना सीख जाता। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स है। इसके बाद के रिमेनिंग पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 7 है रीडिंग स्टोरी बुक्स हेल्प इम्प्रूवमेंट, बच्चों को क्या है, स्टोरीज बहुत पसंद आते हैं, तो रीडिंग स्टोरीज बुक्स, बच्चों के सामने स्टोरी के बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता, उनकी लैंग्वेज स्किल को बहुत ज़्यादा डेवलप करता। एंकरेज चिल्ड्रेन टू स्पीक क्लियरली, बच्चों को बोलना कि बेटे सीधी बात करो, साफ साफ बात करो। ठीक है, बच्चों को पहले से अपन ताकीद करना कि वो साफ साफ बात कर सके। क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर 9 है करेक्ट जेंटली व्हेन मिस्टेक्स हैपन, अगर कोई बच्चा गलती से कोई बात कर रहा या वो बात सही प्रोनाउंस नहीं कर सक रहा तो उसको ठीक करना। ठीक है, 10th पॉइंट है प्रोवाइड ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, प्रोवाइड ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे बच्चा अपने आप को सेफ फील करे और वहाँ से बहुत चीज़ें सीख सके, ऐसा माहौल क्रिएट करना जहाँ पे बच्चा कुछ सीख सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर्स के पॉइंट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 21, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज यूज्ड इन यूर डेली लाइफ। हिंट क्या हो सकता, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस, एग्जाम में जाके ढूंढ लेना।
ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेस किसको बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेस आर पीपल वर्क हु डू वर्क। ह्यूमन रिसोर्सेस वो लोग होते, ह्यूमन रिसोर्स आर पीपल हु डू वर्क, जो काम करते। एग्जाम्पल, टीचर्स, डॉक्टर्स एंड वर्कर्स आर एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स है टीचर्स के, डॉक्टर एंड वर्कर्स के एग्जाम्पल है ह्यूमन रिसोर्सेस। दे यूज देयर स्किल्स एंड नॉलेज। क्या करते हैं लोग? एग्जाम्पल जिनका दिया मैं ऊपर एग्जाम्पल, टीचर्स, डॉक्टर्स एंड वर्कर्स, वो लोग अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते। फोर्थ पॉइंट है, दे हेल्प इन प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। और क्या करते हो? प्रोडक्शन में और सर्विसेज में हेल्प करते। इसके बाद 21 का जो कंटिन्यूशन है, फिफ्थ पॉइंट है, दे इम्प्रूव आवर डेली लाइफ। क्या करते वो? ह्यूमन रिसोर्स क्या करता? दे इम्प्रूव आवर डेली लाइफ को इम्प्रूव करता। उसके बाद नेक्स्ट है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस किसको बोलते हैं? नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है, इसके बारे में अपन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस आर थिंग्स यूज्ड बाय पीपल। जो लोग हैं, जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस। चीजों को बोलते हैं जो स्किल्ड लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मशीन्स, टूल्स और व्हीकल्स आर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है, नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वाटर एंड लैंड आर इंक्लूडेड। जैसे कि पानी और जमीन भी इसमें आते। नेचुरल रिसोर्सेस बोले तो पानी और जमीन भी आती है, जिसके अंदर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस के अंदर अपन ऐड कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। मनी एंड बिल्डिंग्स आर ऑल्सो रिसोर्सेस। पैसा और जो बिल्डिंग्स रहते हैं वो भी क्या है? ये भी रिसोर्सेस है। दे हेल्प ह्यूमन्स डू नॉट वर्क इजीली। तो ये सारी चीजें हैं ना, वो हेल्प करते इंसान को काम करने से, बिना काम करे भी वो जी सकते हैं। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं उसको, जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं रहता, इंसान उसको इस्तेमाल करता। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्लियर है। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर थिंग्स यूज्ड बाय पीपल। इंसानों के जरिए जो इस्तेमाल किए किए गए चीज़ें हैं या किए जाने वाली चीज़ें हैं, उनको क्या बोलते हैं? नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज बोला जाता। जैसे कि मशीन्स, टूल्स और व्हीकल्स। एट पॉइंट है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पानी और जमीन भी हो सकती, मनी एंड पैसा और बिल्डिंग्स भी हो सकता। दे हेल्प ह्यूमन्स डू वर्क इजीली। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इंसानों को काम करने में आसानी से काम करने में हेल्प करने वाले जो भी चीज़ें रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें रीड द गिवन टेबल। देखो, जहां पर भी मैं बोल रहा हूँ ये रीड द गिवन टेबल कैसा भी आता बोले तो वो क्वेश्चन नंबर पे 100% आता भाई, राइट? कैसा भी वो टेबल आने वाला है, वहां पे मैं जहां पर भी क्लियरली बोल चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 पे टेबल आता बोले तो आता ही जाता, 100% आता, आई एम श्योर आता। एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक टेबल दे दिया, टेबल के अंदर क्या दिया? सर्टिफिकेशन मार्क। ये सर्टिफिकेशन मार्क है, ISI का मार्क है, उसका सिंबल है ये। ठीक है, ये सिंबल है। और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्ट, और किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये देखना है आपने को। तो यहाँ पे ISI का सिंबल, ISI का सर्टिफिकेशन है, और सिंबल ऐसा रहता है उसका, I आके फिर ऐसा S, फिर यहाँ पे I। इलेक्ट्रिकल के जो सामान रहते, केमिकल्स रहते, टॉयज, गुड़िया जो भी टॉयज रहते, प्रेशर कुकर्स रहते, बिस्किट्स रहते, कॉफी एक्सेट्रा के लिए ISI का मार्क इस्तेमाल होता। किस चीज के लिए क्या करता है ISI मार्क? ये अच्छी क्वालिटी के है बताने के वास्ते इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सिंबल का, ये साइन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है? FPO बोल के ये भी सर्टिफिकेशन मार्क है। किस चीज के लिए? ये देखो, ये सिंबल है इसका, ऐसा आ रहता सिंबल। और किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये प्रिजर्व फूड, जो भी खाना पैक्ड फूड है, सच एज टिन्ड फ्रूट्स
एंड वेजिटेबल्स, जूसेस, जैम्स, सॉसेस, पिकल्स एक्सेट्रा। जो भी पैक्ड फूड रहता है ना, उसके लिए FPO का इस्तेमाल करते हैं, ये सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है उसके बाद है एग मार्क, ऐसा सिंबल रहता है उसका। किस चीज के लिए ये सिंबल यूज करते हैं? एग्रीकल्चरल एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर के जितने प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, और लाइव स्टॉक के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि स्पीसीज स्पीसीज इसको स्पीसीज नहीं, स्पाइसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइसेस। स्पीशीज अलग रहता, ठीक है ना। ये क्या है? स्पाइसेस। ये क्या है? सिरिल्स। स्पाइसेस बोले तो मसाले, ठीक है। स्पाइसेस। सिरिल्स बोले तो अनाज। फ्लोर बोले तो आटा। पल्सेस बोले तो दाल। एग्स बोले तो अंडे। ऑयल बोले तो तेल। बटर बोले तो मस्का, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ये सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्क, सर्टिफिकेशन मार्क यूज होता है, उसका नाम है एग मार्क। उसका सिंबल ऐसा रहता। तो ये एक ऐसा टेबल दे देता आपने को एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 22 पे 100% आता, इसी के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक ये लास्ट है, इसका नाम है एको मार्क। ऐसा एक पॉट का सिंबल रहता है, एको मार्क। मतलब क्या रहता है? ये कई के लिए यूज होता? रिसाइक्लेबल, इसको आप फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, जिसके ऊपर भी ऐसा सिंबल रहता ना। बायोडिग्रेडेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाइक प्रिजर्वेटिव्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स एक्सेट्रा। जो भी बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, उनके ऊपर ये सिंबल रहता, एको, ठीक है। ये सारे के सारे जो सिंबल्स रहते हैं अभी बताया मैं, एग मार्क या इको मार्क या FPO, ठीक है ना, ISI, ये सारे सारे के सारे जो है ना सिंबल्स, सामानों के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, चीजों के ऊपर रहते हैं। तो उससे अपने को उसकी क्वालिटी के बारे में मालूम होता। अब क्वेश्चन नंबर 1 कैसा पूछ रहा है, देखो इस टेबल के ऊपर पूछ रहा हूं, व्हाट इज द सर्टिफिकेशन मार्क यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स, विच सर्टिफिकेशन मार्क इज यूज्ड फॉर फ्रूट जूसेस। तो इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए तो अपन कौन सा मार्क यूज करते हैं? ISI मार्क यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए ISI मार्क का इस्तेमाल करते हैं। और फ्रूट्स जूसेस के लिए FPO मार्क यूज करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा? विच टाइप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर सर्टिफाइड बाई एगमार्क। तो एगमार्क किस लिए यूज होता है? एगमार्क मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है ये सर्टिफिकेशन, ठीक है। बिट नंबर 3, राइट टू क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्ट्स यूजिंग एको मार्क। एको मार्क किस चीज के लिए क्वालिटी एश्योरेंस बताना, मतलब किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी बताने के लिए, क्वालिटी अच्छी है बताने के लिए यूज होता, बोले तो वो है डिटर्जेंट की क्वालिटी बताने के लिए और पेंट्स की क्वालिटी बताने के लिए। क्या सिंबल, क्या सर्टिफिकेशन? एको मार्क का इस्तेमाल होता। डिटर्जेंट मतलब जो भी हम कपड़े धोने के लिए या साबुन इस्तेमाल करते उसके लिए, या पेंट्स के लिए एको मार्क का सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल होता। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 में ये लास्ट जो टेबल था, उसके अंदर व्हाट आर द यूजेस ऑफ सर्टिफिकेशन मार्क्स। ये सर्टिफिकेशन मार्क के यूजेस क्या क्या है पूछ रहा। तो स्पेशली उसका क्या यूज है बोलते हो? दे एंश्योर प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्या करते हैं वो पक्का करते कि वो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है बोल के। दूसरा क्या है? दे गिव सेफ्टी गारंटी, और क्या देते हैं वो सेफ है बोल के इसकी भी गारंटी देते हैं। तो वैसे भी जितने भी पैक्ड फूड्स है तो वो तो सेफ नहीं रहते, मैक्सिमम तो सेफ नहीं रहते। और जितने भी हम आज देख रहे हैं आसपास के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उस सब के ऊपर ये मार्किंग होने के बाद भी मिलावटें हैं, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो आज ऐसा भी है कि सर्टिफिकेशन मार्क देख के लेने के बाद भी हर चीज़ में मिलावट या उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स है कि सर्टिफिकेशन मार्क को देखने के बाद भी उसके ऊपर वो होने के बाद भी उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ये होम साइंस का पेपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। आगे भी जितने भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं इसके अंदर, इम्पोर्टेंट जो भी मॉडल पेपर्स है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। मेरी प्लेलिस्ट को आप देखते रहिए,
इसका नोटिफिकेशन मैं पोस्ट के ज़रिए, यूट्यूब पोस्ट के ज़रिए मैं मेंशन कर देता हूँ कि कौन सी नेक्स्ट वीडियो बन रही है। और आपका काम ये है, आप इनको रीड करना मेरे साथ, फिर उसको नोट डाउन करना एक बुक में, उसको लिख के पढ़ना, फिर समझना। जब तक अगर समझ के आप नहीं पढ़े, तो एग्जाम में अगर इन केस भूल भी गए आप, तो आप खुद से अपने पॉइंट से भी लिख सकते हैं। जाने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये मोटिवेशन है कि आप अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस करें, करेज मतलब हिम्मत से रहें, और बड़ी सोच रखें। अगर आप कंफर्टेबल जगह पे हैं और आप सोचते हैं मैं सेफ हूं, कंफर्टेबल जगह आपके लिए नहीं है। वो तो तुम्हारे मतलब आपके लायक ही नहीं है कंफर्टेबल जगह। आपकी फितरत है कि आप अपने आप को ऊंची उड़ान और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है आपको, उसके बारे में सोचना है आपको। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, टफ सब्जेक्ट्स से घबराओ मत, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, रिवीजन करो। और एक बात नहीं भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। अगर कोई टॉस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते, 9700229757। और मेरा चैनल का नाम है AIJAZ एजाज, SIRR सर। जो भी बच्चे अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में थोड़े दिन के बाद मैं लाइव क्लासेस भी रखने वाला हूँ टॉस के स्टूडेंट्स के लिए। आप अपने फ्रेंड्स तक ये चैनल को शेयर कर दीजिए। आपके जीतने से वो भी जीतेंगे, आपके पास होने से वो भी पास होंगे, और इसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी कि आपके वजह से कुछ ना कुछ हुआ। लेकिन आपके वजह से ये देखना है आपको कि आपके ये चैनल को शेयर करने से आपके फ्रेंड्स भी कुछ पढ़ सके, कुछ बन सके, कुछ हासिल कर सके। इसके बारे में सोचते हुए आपको चैनल को शेयर करना है। हमारा मकसद एक ही है कि हम लोगों तक, ये जो बच्चे अपनी पढ़ाई को रोक चुके थे, वो बच्चे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना। जो भी ड्रॉप आउट्स है, जो भी मजबूरियां थे उनकी, उस वजह से वो पढ़ नहीं सके, तो हम उनको मदद करेंगे। आपको मेरे साथ ये चैनल को शेयर करना है, और हम मिलके इस चैनल को हम आगे तक बढ़ाएंगे। और जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पे 9700229757 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते, और इन्फॉर्मेशन मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।